हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के जो वीडियो हैं उसकी सीरीज़ में आज एंटीजन्स और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एंटीजेनिसिटी के बारे में बात करेंगे। यानी एंटीजन और एंटीजेनिसिटी के बारे में बात करेंगे। प्रतिजन और प्रतिजन की जो प्रतिजन जनिकता होती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रतिजन या जो एंटीजन्स हैं ये बाह्य पदार्थ होते हैं, यानी एक्सटर्नल पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश करने पर जो प्रतिरक्षी तंत्र है या इम्यूनोलॉजिकल जो रेस्पॉन्सेस होते हैं या इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको प्रोवोक करते हैं, उसको उद्दीपित करते हैं तथा विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन्स को इम्यूनोजन्स भी कह देते हैं। कोई भी ऐसा बाह्य पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे और प्रवेश करके जो इम्यून रेस्पॉन्स है उनको उद्दीपित करे, उनको स्टार्ट करे। ऐसे पदार्थों को प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं, जिससे इम्यून रेस्पॉन्स उद्दीपित होगा तो क्या होगा, प्रतिरक्षिकाएं या एंटीबॉडीज़ का निर्माण बॉडी में, ब्लड सिस्टम में आपके होता है। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये बाहर से आने वाला कोई भी पदार्थ, जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल हो सकता है, टॉक्सिक कोई टॉक्सिन हो सकता है जो जीवाणु या के द्वारा पैदा किया हो, या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, कोई पैथोजन या रोगाणु हो सकता है जो एज ए एंटीजन के काम करेगा। तो ये सब क्या है, जो एंटीजन्स हैं ये इम्यून रेस्पॉन्स जनरेटर्स हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और दूसरा जो ये पदार्थ होते हैं ये बाहर से आते हैं, बाह्य पदार्थ हैं, बॉडी के अंदर ये नहीं होते, परंतु शरीर में प्रवेश कर उद्दीपन का कार्य करते हैं। देखो, एंटीजन का मतलब क्या है। ये एंटीजन शब्द है, ये इससे इसका तात्पर्य है कि जो शरीर में आपकी बॉडी में जो खुद के पदार्थ हैं, जो आनुवांशिक रूप से आपकी बॉडी के अंदर उत्पन्न पदार्थ हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी बाहरी पदार्थ होगा वो एंटीजन होगा। लेकिन एंटीजन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पदार्थ आपके इम्यून रेस्पॉन्स को उद्दीपित कर दे और एंटीजन कहलाए, नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटीजन्स के, और वो कैरेक्टर होंगे तभी वो एज ए एंटीजन काम करेगा। तो कोई भी बाह्य पदार्थ जो बॉडी में प्रवेश करके इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करे या जो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स है उसके लिए बॉडी को प्रोवोक करे, एंटीजन कहलाता है। प्रतिरक्षी क्रियाओं के जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, एंटीबॉडीज बॉडी में बनती हैं। और ये एंटीबॉडी जो निर्माण की क्रिया है एक विशिष्ट क्रिया है। ये एंटीबॉडी इस बाह्य पदार्थ यानी एंटीजन से संयोजित होती हैं और संयोजित होकर इनको नष्ट करती हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन बॉडी में प्रवेश करेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी और एंटीबॉडी फिर एंटीजन से संयोजित होकर उस एंटीजन को नष्ट करने का काम करेंगे। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाती है, यही जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विशिष्ट प्रतिजन को उसकी जो संरचनात्मक विशेषता के कारण एंटीबॉडीज द्वारा सही से पहचाना जाता है और उनसे संयोजित होने की क्षमता रखती है। सामान्यतः जो एंटीजन्स होते हैं ये
बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, दीर्घ अणु होते हैं। इनका आणविक भार, जो एंटीजन हैं, इनका आणविक भार कम से कम 8000 डाल्टन, है ना, 8000 डाल्टन से अधिक होता है। और ज़्यादातर केस में ये जो एंटीजन्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यानी आपके बॉडी में कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश किया तो उसका जो ब्लड के अंदर फैगोसाइट्स होती हैं वो उसको अपने अंदर ले लेती हैं, इनगल्फमेंट जिसे कहते हैं, तो इनगल्फ कर लेती हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है जिसको एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जो बाह्य पदार्थ, आपकी कोई बाह्य रोगाणु गया, मान लो बैक्टीरिया गया या वायरस गया, उसको फैगोसाइट्स जो WBC होंगी वो खा जाएंगी और खा के उसको टुकड़े कर देंगी और उसके कोई टुकड़े का पार्ट प्रोसेस्ड होके डिस्प्ले होगा, जिससे जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि जो बाह्य पदार्थ है वो शरीर के लिए प्रतिजन का काम करते हैं, लेकिन हर एक बाह्य पदार्थ शरीर के लिए प्रतिजन नहीं होता है। प्रत्येक बाह्य पदार्थ बॉडी में प्रवेश करता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो। तो ऐसे क्या गुण हैं जिससे ये जो प्रतिजन हैं यानी एंटीजन से ये एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे, ठीक है। हम बाद में अगले वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम केवल प्रतिजन और प्रतिजनकता के बारे में पढ़ेंगे। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC हैं, वो प्रतिरक्षी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्वेत जो रक्ताणु हैं उनका एक प्रकार लिम्फोसाइट्स है। वो लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी टी लिम्फोसाइट। तो जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, उसमें ये लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होकर अपरिपक्व अवस्था में रक्त द्वारा स्प्लीन में पहुंचती है, प्लीहा में पहुंचती है, जहां पर इनका परिपक्वन होता है। प्लीहा में परिपक्व होने वाली लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। और जो शेष लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस नामक ग्रंथि में परिपक्व होते हैं, उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ निर्माण के लिए जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वही भाग लेती हैं। एंटीबॉडी विशेष प्रकार के ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं जिनका निर्माण विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध विशेष रूप से सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। तो आपको क्या समझ में आया? एक तो यह कि प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा क्रिया इम्यून रेस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं। और एंटीजन में दो गुण पाए जाते हैं। पहला, वे शरीर में प्रवेश करके विशेष एंटीबॉडी या विशिष्ट टी सेल्स के उत्पादन या दोनों को प्रेरित करते हैं। दूसरा, एंटीजन शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी के साथ क्रिया करते हैं। एंटीजन कोई भी सूक्ष्म जीव, वायरस, टॉक्सिन, किसी जीव के शरीर का कोई पार्ट, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या जैसे एलर्जी के केस में पॉलन, परागकण या डस्ट, कुछ भी हो सकता है। वे पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षी क्रियाओं को प्रेरित करते हैं करके उत्पन्न एंटीबॉडी से क्रिया करते हैं, पूर्ण एंटीजन या कंप्लीट एंटीजन या इम्यूनोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। कोई वे पदार्थ जो शरीर में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस या प्रतिरक्षी क्रियाओं को प्रेरित करके उत्पन्न एंटीबॉडी से क्रिया करते हैं वो पूर्ण एंटीजन या कंप्लीट एंटीजन्स कहलाते हैं। कम अणुभार वाले कुछ रासायनिक पदार्थ जो एंटीबॉडी उत्पादन प्रेरित नहीं करते लेकिन त्वचा के संपर्क में आने पर हाइपर सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, उनको प्रो एंटीजन्स कहते हैं। एंटीजन्स कंप्लीट एंटीजन्स होते हैं जो पदार्थ प्रतिरक्षी क्रियाओं से को उत्पन्न करते हैं और फिर एंटीबॉडी से क्रिया करते हैं, वो तो हो गए कंप्लीट एंटीजन्स। और कुछ कम अणुभार वाले, क्योंकि देखो एंटीजन के लिए एक जरूरी
शर्त ये भी है कि उनका कम से कम अणुभार 8000 डाल्टन का होगा, उससे कम छोटा है जो एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन त्वचा के संपर्क में आने पर या बॉडी के अंदर प्रवेश करने पर हाइपर सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, उनको प्रो एंटीजेंस कहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि कुछ एंटीजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने पर जो ये पदार्थ हैं एंटीबॉडी उत्पादन हेतु इस सिस्टम को प्रेरित तो करते हैं, उनको हम स्वतः एंटीजेंस कहते हैं। अब एंटीजन का पार्ट है एपिटॉप। एपिटॉप क्या होता है? एंटीजन का कोई भी ऐसा भाग जो एंटीबॉडी के द्वारा पहचाना जाता है उसको एपिटॉप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख रहे हो, कोई मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस है, उसका कोई सरफेस प्रोटीन है जिसको कि एंटीबॉडी पहचानेगी, वो क्या कहलाएगा? एपिटॉप कहलाएगा। तो एपिटॉप एंटीजन का भाग होता है जिसको एंटीबॉडी या जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो पहचानते हैं। तो ये इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो मान लो आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन प्रवेश किया है जिसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनी है, तो उसके विरुद्ध कई तरह के कई भाग हो सकते हैं उस प्रोटीन के जिनके विरुद्ध एंटीबॉडी बने, तो वो स्पेसिफिक उसी पार्ट पर काम करेंगी। तो किसी भी प्रोटीन पॉलीसैकेराइड के बॉडी में प्रवेश करने पर तो उसके जो भिन्न भिन्न भाग हैं जिनसे कि एंटीबॉडी बाइंड कर सकती हैं उनको क्या कहेंगे? एपिटॉप कहते हैं। और एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा एपिटॉप्स भी हो सकते हैं। एपिटॉप्स दो प्रकार के हो गए, एक तो जो बी सेल रिसेप्टर है, बी सेल एपिटॉप है जिनको कि बी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा टी सेल एपिटॉप्स हैं जिनको टी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो क्या हो गए? एक तो कंप्लीट एंटीजेंस हो गए और दूसरा प्रो एंटीजेंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो एंटीजेंस हैं, इनकी यदि एंटीजेनिसिटी की बात करें तो क्या कौन कौन से इनके ऐसे करैक्टर हैं एंटीजेंस के जो इनकी एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, या जो एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है या किसी भी अणु की या प्रोटीन, जैसे कोई टॉक्सिन प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड कुछ भी है जो बाहर से गया है जो एंटी इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा, तो उसके कौन से करैक्टर हैं उस मॉलिक्यूल के जिससे एज ए वो एंटीजन काम कर सके। तो एंटीजेनिक इनको कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, प्रतिजेनिक निर्धारक। ये प्रतिजेनिक निर्धारक जो एंटीजेनिसिटी है उसकी सबसे छोटी इकाई होती हैं। ये सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा निरूपित की जाती है। मान लो पूरा प्रोटीन है, वो एंटीजन के रूप में नहीं, एंटीजन उसका कोई विशेष पार्ट होगा जो एंटीजेनिसिटी का गुण रखता होगा। ठीक है, तो जो एंटीजेनिसिटी का गुण है या एंटीजन जो डिटर्मिनेंट का काम करता है वो किसी एंटीजन का कोई पार्ट होता है, प्रतिजन पर उपस्थित पाया जाता है। इस सूक्ष्म क्षेत्र की विशिष्ट जो रासायनिक संरचना है उसी के आधार पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है या जो एंटीबॉडी हैं उनकी विशिष्टता का निर्धारण होता है। तो किसी भी पदार्थ में की जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसको डिटरमाइन करने के जो करैक्टर हैं वो हैं जैसे फॉरगिवनेस,
फॉरगिवनेस का मतलब है कि जो सेल्फ रेस्पॉन्सिव इम्यून सेल्स हैं उनको लिम्फोसाइट डेवलपमेंट के दौरान नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, जो कोई एंटीजन है उसकी एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होगी यदि वो साइज में बड़ा है, यानी बड़ा प्रोटीन है उसकी बजाय, छोटे प्रोटीन की बजाय बड़ा प्रोटीन है तो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा। दूसरा, यदि रासायनिक रूप से पदार्थों को देखा जाए तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस या इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की क्षमता न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीसैकेराइड और लिपिड से ज़्यादा होती है। यानी कोई बाह्य पदार्थ प्रवेश कर रहा है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसकी जो प्रोटीन्स होंगी वो इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट करेगी बनस्पत न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीसैकेराइड या लिपिड की बजाय। दूसरी बात, जब हमने कह दिया कि प्रोटीन है उनकी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होगी तो साथ में ये भी है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जैसे आप जानते हो प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रोटीन्स होती हैं। तो जो टर्सरी प्रोटीन है, ठीक है, तृतीयक जो प्रोटीन है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगी। दूसरा, जो बाह्य पदार्थ बॉडी में प्रवेश करा है यानी जो प्रतिजन है उसकी यदि प्रवृत्ति पार्टिकुलेट है इन सॉल्यूबल की बजाय, यानी कोई भी पदार्थ पार्टिकुलेट है यानी कणकीय कोई पदार्थ है तो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होगी बजाय किसी सॉल्यूबल एंटीजन्स के। ठीक है, कोई सॉल्यूबल पदार्थ है उसकी बजाय कोई पार्टिकुलेट पदार्थ है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, ये भी जान लीजिए कि आइसो एंटीजन्स क्या होते हैं। जो एंटीजन्स है, आइसो एंटीजन्स होते हैं, ये कुछ जातियों में पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते। दूसरा, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन्स है जिनके आधार पर हम ब्लड की ग्रुपिंग करते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सी ए बी ओ, तो इस तरह से हम जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो वो उसके जो आरबीसी होती हैं उसकी सेल पर स्पेसिफिक एंटीजन्स पाए जाते हैं, उनके आधार पर ही हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। दूसरा, इनके अलावा जैसे ब्लड जो आरबीसी है उस पर एक तो क्या पाए जाएंगे आपको ए बी और एंटीजन्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC कॉम्प्लेक्स सेल सरफेस कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके आधार पर करते हैं, तो ये आइसो एंटीजन्स कहलाते हैं, ये किसी जाति विशेष में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो पहली बात तो जो है कि कोई भी बाह्य पदार्थ एंटीजन का काम कर सकता है लेकिन सभी बाह्य पदार्थ एंटीजन का काम नहीं करते, और जो बाह्य पदार्थ एंटीजन है उसकी जो एंटीजेनिसिटी है यानी प्रतिरक्षी जो अनुक्रियाएं उनको प्रेरित करने की क्षमता है उसको हम एंटीजेनिसिटी या प्रतिजनता कहते हैं। एक एंटीजन में एंटीजेनिसिटी होने के लिए 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, हाई मॉलिक्यूलर वेट, उच्च अणु भार, यानी एंटीजन का यदि अणु भार ज़्यादा है तो उसकी एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, जटिल या रासायनिक संरचना, यानी देखा कि प्रोटीन में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रोटीन है उनको यदि उनकी एंटीजेनिसिटी देखें तो
तृतीयक जो प्रोटीन संरचना है वो ज़्यादा अच्छी एंटीजेनिसिटी रखती हैं। तीसरा जो एंटीजन है वो पार्टिकुलेट होंगे तो एंटीजेनिक जो रिएक्शन है, इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो अच्छा जनरेट होगा, यानी विलेयता जो एंटीजन की है वो भी जो प्रतिरक्षी क्रिया है उनको प्रेरित करने में रोल अदा करती है। तो पार्टिकुलेट सॉल्यूबल एंटीजन की बजाय पार्टिकुलेट एंटीजन है वो अच्छी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ठीक है। और जो फॉरगिवनेस की बात की तो बाह्य संरचना जो है एंटीजन की वो इम्पोर्टेंट है, यानी रासायनिक निर्धारक जैसे शर्करा है, एमिनो अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, क्षार है या अन्य समूह है, जितने एपिटॉप यानी किसी भी एंटीजन का वो पदार्थ जो कि एंटीबॉडी से क्रिया करता है क्या कहलाता है? एपिटॉप कहलाता है। तो जितने एपिटॉप किसी एंटीजन पर उपस्थित होंगे उसे एंटीजन की बैलेंसी कहते हैं, है ना, एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। इस आधार पर जो एंटीजन है वो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट या मल्टीवैलेंट हो सकते हैं। दूसरा ऑटो एंटीजन्स होते हैं। ऑटो एंटीजन्स का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ जो जिस जीव में पाया जाता है उसी में यदि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करते तो उनको ऑटो एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है। यानी जब सेल्फ और नॉन सेल्फ की क्षमता ना हो शरीर में और कुछ प्रोटीन जैसे खुद ही के शरीर बॉडी में है और वो एंटीबॉडी उत्पादन शुरू कर दें तो इसको क्या कहेंगे? ऑटो एंटीजन्स कहेंगे। ठीक है। तो ये नुकसानदायक है, इससे डिसीज होती हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। अगला एक चीज जान लीजिए, हेप्टॉन्स। हेप्टॉन्स जो हैं ये छोटे अणु होते हैं। हेप्टॉन्स क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और कम अणुभार वाले अणु होते हैं। जो छोटे आकार और कम अणुभार वाले अणु होते हैं उनको हेप्टॉन्स कहते हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट नहीं कर पाते लेकिन एक बार क्रिया प्रारंभ कर दें या एक बार क्रिया प्रारंभ होने के बाद यदि एंटीबॉडी बन जाए तो एंटीबॉडी से इनको ये क्रिया कर सकते हैं। जनरली ये किसी दूसरे प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तो एंटीबॉडी प्रदर्शन, यानी खुद ये हेप्टॉन छोटे आकार के होते हैं, कम अणुभार वाले अणु होते हैं जो खुद तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाएं या दूसरी किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएं तो एंटीबॉडी उत्पादन कर सकते हैं और उससे ये फिर नष्ट होते हैं। ये जनरली प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स कहलाते हैं। कई बार भाई जो बाह्य पदार्थ है उसमें कोई ऐसा विशेष फंक्शनल ग्रुप होगा तभी वो एंटीजन के रूप में काम करती है। तो कई बार बड़े पदार्थ हैं, कई बार बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो भी हेप्टॉन की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो हेप्टॉन्स होते हैं, हेप्टेन्स जो होते हैं, ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते लेकिन एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है। तो ये आपने इस वीडियो में दो चीज़ें जानी। एक तो एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स में जो एंटीजेनिसिटी होती है उसके लिए क्या क्या करैक्टर किसी पदार्थ में होने चाहिए। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंटीजेनिसिटी के बारे में जाना। ठीक है। तो वे पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा क्रियाएं या इम्यून रेस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन में दो गुण पाए जाते हैं, यानी पहला वो शरीर में प्रवेश करके एंटीबॉडी या जो विशिष्ट टी सेल्स हैं उनके उत्पादन या दोनों को प्रेरित करते हैं।
दूसरा, एंटीजन शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी के साथ क्रिया करते हैं। एक एंटीजन में 4 विशेषताएं जरूरी हैं। पहली, उनका उच्च अणुभार यानी 8000 डाल्टन से ज़्यादा का अणुभार होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो जटिल रासायनिक संरचना होनी चाहिए। तीसरी, विलेयता। और चौथी, उनकी फॉरगिवनेस या बाह्य संरचना। ये एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन करेंगे। और एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडीज से क्रिया करता है उनको एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ के प्रकार, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।